नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं विजय फैक्टर। हर खबर का, हर बयान का, हर मुलाकात का, हर घटना का एक विजय फैक्टर होता है और आज हम बात करेंगे कर्नाटक के विजय फैक्टर की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव अगले 2 महीने में होने हैं, मई के पहले महीने में मई के पहले 2 हफ्ते में और वहाँ चुनाव बिल्कुल चरम पर है और बड़ी मार मची हुई है कर्नाटक में। तो कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस का और बीजेपी का दोनों के विजय फैक्टर्स की आज हम तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करेंगे। कर्नाटक के चुनाव में बात करने से पहले 4 बातें आपको बताना ज़रूरी है। एक, 1989 से अब तक हर बार 5 साल बाद सरकार बदली है। कोई भी सरकार लगातार 2 बार सत्ता में नहीं रही है। दूसरी बात है कि बीजेपी अभी तक कभी भी अपने दम पर सत्ता में नहीं आई है। यानी 224 की विधानसभा है, जीतने के लिए 113 का साधारण बहुमत चाहिए, लेकिन बीजेपी आज तक एक बार भी अपने दम पर 113 का बहुमत नहीं जुटा पाई है, उसे हमेशा किसी न किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ा है। तीसरी बात ये है कि पिछले कुछ सालों में 4 वैसे मौके आए हैं जब कर्नाटक की जनता ने त्रिशंकु सरकार दी है। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार भी त्रिशंकु सरकार थी। बीजेपी को सबसे ज़्यादा 104 सीटें मिली थी, उसके बाद कांग्रेस को 78 सीटें मिली थी और जेडीएस के खाते में 37 सीटें आई थी और जेडीएस के कुमारस्वामी किंग मेकर की भूमिका में आए, वो मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कम से कम कांग्रेस के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बीजेपी कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस शुरुआत करने वाली पार्टी रही है और कर्नाटक में वो बेहद सफल रही है ऑपरेशन लोटस में। अब बात करते हैं चुनाव में क्या होने जा रहा है, अभी तक के सर्वे क्या बता रहे हैं। एक सबसे गौर करने वाली बात है कि गोदी मीडिया के चैनल कोई सर्वे मोटे तौर पर नहीं दिखा रहे, ऐसा नहीं दिखा रहे जिसमें बीजेपी को एज या बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही हो। यह हैरानी की बात है। हो सकता है प्रधानमंत्री के 1-2 दौरे हों, उसके बाद इस तरह की खबरें आएँ। लेकिन अभी जितने सर्वे आ रहे हैं उन सब में कांग्रेस को करीब-करीब सब में कांग्रेस को कहीं जीतता हुआ दिखाई दे रहा दिखा बताया जा रहा है या फिर कहीं एज है। हालाँकि कांग्रेस का एक इंटरनल सर्वे है, डीके शिव कुमार कांग्रेस के नेता जिसका ज़िक्र कर रहे थे, उसके हिसाब से कांग्रेस को 136 140 सीटें मिल रही हैं। अब ये कांग्रेस का सर्वे है, इस पर कांग्रेस के लोग यकीन करें तो करें, हम जैसे लोग तो यकीन नहीं करेंगे, कम से कम आज की तारीख में। तो मोटे तौर पर फिर विजय फैक्टर क्या है कर्नाटक के? कर्नाटक में कांग्रेस का सबसे बड़ा विजय फैक्टर बीजेपी का पराजय फैक्टर वाली बात है कि बीजेपी की सरकार ने जनता की उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं किया है। बीजेपी की सरकार एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है। मुख्यमंत्री लड़ते हुए दिखाई नहीं देते। मुख्यमंत्री जैसी जाँबाज़ इमेज के रूप में दिखाई नहीं देते। उनकी सरकार 40% कमीशन की सरकार के रूप में बदनाम हो रही है। उनके अभी एक विधायक के घर के बेटे के यहाँ 6 करोड़ रुपए की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति भी मिली और 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त के द्वारा पकड़े गए हैं। यानी लोकायुक्त की निष्पक्षता पर तो कम से कम कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। फिर इसके बाद वहाँ पर येदियुरप्पा फैक्टर है। विजय फैक्टर का एक बड़ा हिस्सा येदियुरप्पा फैक्टर है। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, अनबने-मन से वो तैयार हुए थे। 80 साल के येदियुरप्पा को फिर संसदीय बोर्ड में बैठा दिया गया। वो चाहते हैं कि उनका जो सबसे छोटा बेटा है, जिसको अपनी विधानसभा की सीट भी दे चुके हैं, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि उनकी विरासत वही सँभालेंगे। उनकी विरासत से मतलब लिंगायत वोटरों की विरासत से उनका मतलब है छोटे बेटे विजेंद्र। लेकिन पार्टी इतना कोई भाव नहीं दे रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ येदियुरप्पा की तस्वीर ज़रूर लगाई गई और ये प्रचार किया गया कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें मोदी का चेहरा सबसे ऊपर होगा, लेकिन साथ ही साथ येदियुरप्पा के चेहरे को तरजीह दी जाएगी। लेकिन फिर बीजेपी ने जब इलेक्शन कमेटी का गठन किया तो उसकी कमान मुख्यमंत्री
बस बोम्मई को सौंप दी और येदियुरप्पा उसके एक सदस्य बनाए गए। जो 40 लाख की रिश्वत लेते सुपुत्र पकड़े गए, उनके पिता भी येदियुरप्पा गुट के बताए जाते हैं। और बीजेपी की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि विधायकों के टिकट काट सके। उनको लगता है कि विधायकों के टिकट काटे तो वो बागी हो जाएँगे, कांग्रेस में चले जाएँगे या फिर आम आदमी पार्टी जो जोर लगा रही है वहाँ चले जाएँगे या फिर कुमारस्वामी में चले जाएँगे और पार्टी का नुकसान ही पहुँचा सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए अपनी तरह से येदियुरप्पा की नाराज़गी एक विजय फैक्टर के रूप में देखी जा रही है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस आगे कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं से आते हैं, उनकी खुद की साख दांव पर लगी हुई है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच खटपट होती रही है, लेकिन मोटे तौर पर दोनों एकता के साथ सामने आते हुए आज की तारीख में दिख रहे हैं। कम से कम पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है हमें नहीं मालूम, पर्दे के सामने तो गले मिलते हुए, गलबैया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर कांग्रेस के साथ एक ओपीएस उन्होंने अभी से घोषणा कर दी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। बीजेपी की दिक्कत ये है कि पार्टी के अंदर ही विचार-विमर्श हो रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा कि अपना एक प्रतिनिधि मंडल वो राजस्थान भेजने वाले हैं, जहाँ पर वो ओपीएस सिस्टम को स्टडी करेंगे क्योंकि देश में राजस्थान पहला राज्य था जो ओपीएस लेकर आया, फिर हिमाचल, फिर उसके छत्तीसगढ़, उससे पहले झारखंड। तो ये ओपीएस गले की फांस बना हुआ है। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि घर की सबसे बुजुर्ग महिला को ₹2000 या कुछ ₹3000 हर महीने दिए जाएँगे और 48,000 करोड़ का भार पड़ेगा। तो बीजेपी ने कह दिया कि दलित महिलाओं के यहाँ जो दलित परिवार हैं, उनकी महिलाओं को ₹1000 या ₹2000 दिया जाएगा। कांग्रेस ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त बिजली की बात कही है। तो बीजेपी उधर कुल मिलाकर अपने विजय फैक्टर 3-4 जगह में देख रही है। एक मोदी जी के विकास पर, डबल इंजन के वा नादे वारे वा वादे पर और नारे पर, वादे और नारे का संधि हो गई थी, माफ़ कीजिएगा। और फिर अ, थोड़ी सांप्रदायिक तनाव की घटनाएँ पिछले 3-4 साल में हर 12वें दिन एक सांप्रदायिक तनाव की घटना घटी है, जिससे लगता है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा ऐसा बीजेपी समझती है। जो उग्र हिंदुत्व वाला वोटर है, हालाँकि श्री राम सेना जो कि बीजेपी के साथ रही है, वो थोड़े नाराज़ बताई जाती है बीजेपी से। लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी अंत में मामला सुलझा ही लेगी। 2 महीने में 6 बार प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ है। वहाँ उन्होंने अ, एक्सप्रेस हाईवे का भी उद्घाटन कर रहे हैं और फिर तमाम दूसरी चीज़ों का भी हेलीकॉप्टर बनाना का कारखाना, उसको उसको लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही कि रोज़गार मिलेगा। ये कहा कि साहब ये लोग मोदी की कब्र खोदने में लगे हैं और मोदी हाईवे बनाने में व्यस्त है। बंगलुरु से मैसूर दूरी 3.5 घंटे की अब 75 मिनट तक सिमट कर रह जाएगी। तो ये विकास के वादे किए जा रहे हैं। भद्रक इलाके में 5,300 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना का ऐलान बजट में किया गया है और फिर इसके साथ-साथ बीजेपी कोई और मौका रेवड़ियाँ बाँटने का भी नहीं छोड़ रही है। हालाँकि ओपीएस को लेकर उसकी दुविधा आज की तारीख में बनी हुई है। कुल मिलाकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए, तो लिंगायत सबसे प्रभावशाली वोट बैंक है, 16-17% माना जाता है। वीरेंद्र पाटिल जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तब तक वो कांग्रेस को वोट देता रहा था। वीरेंद्र पाटिल का कहा जाता है कि राजीव गांधी ने बंगलुरु या मैसूर के एयरपोर्ट पर उनका अपमान किया था। तब से लिंगायत कांग्रेस से छिटक गए और बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गए। वोकालिंगा जेडीएस के साथ और कांग्रेस के साथ जाते रहे हैं। इनकी तादाद 12, 13, 14% मानी जाती है और अल्पसंख्यक करीब 16-17% माने जाते हैं, जिसमें 3% ईसाई और 14% मुसलमान हैं, जो कांग्रेस का साथ देते रहे हैं। जो ओबीसी वोट बैंक है, वो अच्छा खासा है, करीब 32% के आसपास ओबीसी वोट बैंक माना जाता है, जिसमें से 7% कुरबा जाति से आते हैं और ये कुरबा सिद्धारमैया भी कुरबा हैं और जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा ये भी कांग्रेस के साथ देता रहा है। 19.5% दलित हैं और ये भी बँटा हुआ है। तो कुल मिलाकर कागज़ों में जो गणित है, वो कांग्रेस के पक्ष में कुछ-कुछ बैठता हुआ दिखता है, लेकिन ये जो गणित है, इसकी केमिस्ट्री भी एक होती है और बीजेपी इस केमिस्ट्री को भुनाने में, बूथ मैनेजमेंट के मामले में ज़्यादा कांग्रेस के मुकाबले स्मार्ट रही है। अभी तक कांग्रेस ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो चुनाव जेडीएस के साथ मिलकर लड़ना चाहती है।
और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, यानी 3 पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। और ऐसे में बीजेपी को फायदा हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि वोट बैंक बड़ा स्पेसिफिक है, इसलिए कुमारस्वामी के तीसरी पार्टी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने पर भी बीजेपी को वो फायदा नहीं होगा, ऐसा मोटे तौर पर कहा जाता है। तो अब चुनाव कुल मिलाकर बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। आज की तारीख में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एज है, लेकिन कांग्रेस को एज से काम नहीं चलेगा। क्योंकि क्योंकि बार-बार हम कह रहे हैं, बीजेपी ऑपरेशन लोटस में माहिर रही है। अगर कांग्रेस को कर्नाटक में चुनाव जीतना है और जीतने के साथ-साथ अपनी सरकार भी बनानी है और सरकार में तोड़-फोड़ की आशंका को भी दूर रखना है, तो 113 का बहुमत से काम नहीं चलेगा। 224 की विधानसभा में से लोगों का कहना है कि 20 सीटें अतिरिक्त, यानी 113, 133, 135 सीटें तो कम से कम 135 सीटें तो कम से कम कांग्रेस को लानी ही होगी, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। नहीं तो बीजेपी ऑपरेशन लोटस भी कर सकती है। ये वीडियो कैसा लगा? शुक्रिया आप सबका देखने के लिए, बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।